इजराइल के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। Protests have continued in Israel despite Prime Minister Benjamin Netanyahu's decision. Demonstrators planning to disrupt transport and block major roads in Tel Aviv. Israelis expressed their anger and stormed a disputed site that is revered by Muslims and Jews and fought with Palestinians. Mr. Benjamin Netanyahu's hand was forced to press pause on those reforms. ये इतने बड़े स्केल पर हो रहा है कि सिर्फ इजराइल के इकोनॉमिक कैपिटल तेल अवीव में यानी कि एक पूरे शहर में 3/4 जनता एक साथ प्रोटेस्ट कर रही है। और उसके पीछे का रीजन उनके प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू और उनका न्यूली इंट्रोड्यूस्ड हाईली कंट्रोवर्शियल जुडिशियल रिफॉर्म्स बिल। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव ठाकुर और ये इजरायली प्रोटेस्ट इतने वॉयलेंट हो चुके हैं कि इनमें कुछ पैलेस्टीनियंस की तो मौत भी हो चुकी है। बट आखिर इतना मैसिव प्रोटेस्ट सडनली कैसे राइज हो गया? सो फुल स्टोरी ये है ना कि गवर्नमेंट के खिलाफ लोग 2019 से ही काफी गुस्सा थे क्योंकि उनके पीएम नेतान्याहू पर मल्टीपल करप्शन के एलिगेशंस लगे थे। इनफैक्ट नेतान्याहू को अपने पीएम के सीट से भी करप्शन और ब्राइबरी यानी कि मटेरियल गिफ्ट्स और मॉनेटरी फायदों के बदले वेल्दी लोगों के ऑफिशियल फेवर्स पूरे करने जैसे एलिगेशंस की वजह से हटा दिया गया था। 2007 से लेकर 2016 तक नेतान्याहू ने फेमस ज्यूइश हॉलीवुड प्रोड्यूसर आर्नोन मिलचैन से टोटल $300,000 वर्थ के गिफ्ट्स एक्सेप्ट किए थे, जिसके बदले में उन्हें ऑफिशियल फेवर्स के नाम पर अपनी मूवीज में टैक्स एग्जेम्पशंस दिए गए। और ऐसे ही और भी कई सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स को एक्सेप्ट करने के उन पर एलिगेशंस लगे हैं, जैसे सिगार्स, शैंपेन, ब्रेसलेट्स और बैग्स। और 2019 में तो करप्शन चार्जेस के तहत उन्हें पीएम के सीट से हटा भी दिया गया था, लेकिन फिर एक साल में पार्लियामेंट के मेजॉरिटी सपोर्ट से नेतान्याहू दोबारा से देश के पीएम बन गए। सो ऑलरेडी इजराइल की जनता में उनके लिए एक राइजिंग फीलिंग ऑफ रिजेंटमेंट था एंड 2023 जैन में उनका निकाला हुआ ये बिल जस्ट पुश थिंग्स ओवर द एज। सो सिटीजंस के हिसाब से ये बिल इजराइल में एक अथॉरिटेरियन रेजिम को प्रमोट कर रहा है, बट नेतान्याहू की सरकार ने इसके पीछे कुछ अलग ही रीजंस बताए। इजराइल की करंट राइट विंग गवर्नमेंट के मेजॉरिटी मिनिस्टर्स का यह मानना है कि वहां की सुप्रीम कोर्ट के ऑलमोस्ट सारे डिसीजंस लेफ्ट लीनिंग होते हैं और इसी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से अब नेतान्याहू गवर्नमेंट जुडिशरी के कुछ पावर्स अपने अंडर लेना चाहती है, जिससे वो उनके नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को और आगे बढ़ा सके। अब इस बिल के अकॉर्डिंग जो कमेटी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इलेक्ट करेगी उसमें गवर्नमेंट के और 3 मेंबर्स ऐड होंगे, यानी कि जो जज इलेक्टिंग कमेटी और खास करके कंट्री की जुडिशरी पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट थी, उन पर अब गवर्नमेंट का डिसीजन ऑब्लिगेटरी हो जाएगा। ऑल्सो इस बिल का एक मेजर क्लॉज ये भी कहता है कि अब से गवर्नमेंट के पास अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को ओवर रूल करने का भी पावर होगा। सो पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा पास किया हुआ डिसीजन गवर्नमेंट के लिए बाइंडिंग हुआ करता था, मगर इस बिल के पास होते ही इजराइल की पार्लियामेंट यानी कि नेसेट में बस एक सिंपल मेजॉरिटी से वो डिसीजन ओवर रूल कर पाएंगे। और ये सिंपल मेजॉरिटी रूलिंग गवर्नमेंट के लिए काफी आसान होगी क्योंकि यूजुअली पार्लियामेंट में मेजॉरिटी मेंबर्स रूलिंग पार्टी से ही होते हैं। और इसीलिए ऑपोजिशन का ये कहना है कि डेमोक्रेसी का एक मेजर पिलर यानी जुडिशरी ही यहां पर वीक हो जाएगा और उसके सारे पावर्स गवर्नमेंट के हाथ चले जाएंगे और अथॉरिटेरियनिज्म डेवलप होने लग जाएगा। इससे इजराइल एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बल्कि एक अथॉरिटेरियन पावर बन जाएगा, डिक्टेटरशिप बनने लगेगा। और उनमें से कुछ क्रिटिक्स का तो ये भी कहना है कि ये जुडिशियल रिफॉर्म लाने की वजह नेतान्याहू के पर्सनल इंटरेस्ट है, जिसकी मदद से वो अपने ऊपर लगे सारे करप्शन चार्जेस को हटा देना चाहते हैं। अब ये बात इजरायली लोगों को हरगिज मंजूर नहीं है और इसी वजह से पूरे देश भर में और भी ज्यादा वॉयलेंट प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। बट लेट्स जस्ट वेट ओवर हियर। सो ये स्टोरी मीडिया पोर्ट्रे करती है और जैसे आपको पता है हर सिक्के के एटलीस्ट 2 पहलू होते हैं। सो जब आप इस मुद्दे को जरा क्लोजली देखोगे ना तो आपको एक और एक पहलू नजर आएगा। तो बात कुछ ऐसी है ना कि जो नैरेटिव क्रिएट हो रहा है और जो प्रोटेस्ट क्रिएट हो रहे हैं उन्हें एविडेंटली लेफ्ट विंग पार्टीज फंड कर रही है। लेकिन अगर आप इस मामले में थोड़ा और गहराई में घुसोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ऑपोजिशन भी बस इस प्रोटेस्ट को करवाने वाली एक पपेट है। असल में तो इनके पीछे एक और बड़ी पावर का हाथ है जो देश आयरॉनिकली उसका सबसे क्लोजेस्ट एलाय भी है।
इजराइल की गवर्नमेंट को ना गिराने की प्लानिंग एक साल पहले से ही हो चुकी थी, जिसमें यूएसए और लेफ्ट विंग सपोर्टर एंड बिलियनियर जॉर्ज सोरोस भी शामिल है। ये वही है जिसने इंडिया में भी रेजीम चेंज करने के लिए 8,000 करोड़ इन्वेस्ट किए, जैसे कि मैंने इस वीडियो में बताया था। कुछ उसी तरह से ही सोरोस ने इजराइल की ऑर्गेनाइजेशन जे स्ट्रीट पैक को $1 मिलियन की फंडिंग दी है, और ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने नेतान्याहू की सरकार के खिलाफ चल रहे प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। ये अपने एंटी सेमेटिक यानी एंटी ज्यू आइडियाज को प्रमोट करने के लिए जानी जाती है। इनफैक्ट इस मूवमेंट के दौरान इजराइल की लेफ्ट विंग पार्टीज ने अपने सबसे बड़े ट्रेड यूनियन अम्ब्रेला ग्रुप की मदद ली, जिससे उन्होंने उनके थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स को कई दिनों से चल रहे प्रोटेस्ट में भेजकर और ज्यादा वायलेंट बना दिया। मगर कुछ उसी तरह से ही सोरोस ने इजराइल की ऑर्गेनाइजेशन जे स्ट्रीट पैक को $1 मिलियन की फंडिंग दी है, और ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने नेतान्याहू की सरकार के खिलाफ चल रहे प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। ये अपने एंटी सेमेटिक यानी एंटी ज्यू आइडियाज को प्रमोट करने के लिए जानी जाती है। इनफैक्ट इस मूवमेंट के दौरान इजराइल की लेफ्ट विंग पार्टीज ने अपने सबसे बड़े ट्रेड यूनियन अम्ब्रेला ग्रुप की मदद ली, जिससे उन्होंने उनके थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स को कई दिनों से चल रहे प्रोटेस्ट में भेजकर और ज्यादा वायलेंट बना दिया। मगर सिर्फ इजराइल के अंदर ही नहीं, इस ऑर्गेनाइजेशन ने हमास जैसे कई पैलेस्टीनियन टेरर ग्रुप्स को तक सपोर्ट किया, और इस सब से उन्हें वहां पर चल रहे प्रोटेस्ट को देश के हर कोने तक पहुंचाना है, जिससे इजराइल में एक पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हो जाए। अब एक्सटर्नल पावर की अगर बात करें तो इजराइल के इस पॉलिटिकल क्राइसिस में लेफ्टिस्ट पार्टी को डायरेक्टली यूएस ने फंड किया है, और ऐसा खुद पीएम के बेटे यायर नेतान्याहू ने ऑपोजिशन पार्टी पर आरोप लगाया। इसमें उन्होंने ये कहा कि आज इजराइल में चल रहे प्रोटेस्ट को डायरेक्टली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा फंडिंग मिल रही है, और इसमें यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के हाथ होने का क्लियर प्रूफ है। यूएस ने तो इस प्रोटेस्ट में यूज होने वाले फ्लैग से लेकर स्टेज ऑर्गेनाइज करने तक सब कुछ फाइनेंस किया है। और ये सब सुनकर बिल्कुल जाहिर सी बात है, आपके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर यूएस अपने ही दोस्त इजराइल, जो कि सिमिलर आइडियोलॉजी भी सपोर्ट करता है, उसी के खिलाफ क्यों साजिश रच रहा है? वेल, इसकी सिंपल वजह है लेफ्ट गवर्नमेंट को पावर में लाना। तो बात ऐसी है ना, ट्रंप सरकार के दौरान इजराइल यूएस रिलेशंस अपने पीक पर थे, जहां ट्रंप ने नेतान्याहू सरकार के जेरूसलम ऑक्यूपेशन को ओपनली सपोर्ट किया, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के रूल में यूएसए वो पहली कंट्री बनी जिसने जेरूसलम को एज इजराइल का कैपिटल ओपनली रिकॉग्नाइज किया। आपको पता होगा जेरूसलम डिस्प्यूटेड लैंड में आता है, तो इजराइल उसको अपना कैपिटल मानता है, लेकिन बाकी के बहुत सारे कंट्रीज नहीं रिकॉग्नाइज करते। लेकिन अब यूएस में लेफ्ट लीनिंग यानी डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार है, जो इजरायली राइट विंग गवर्नमेंट को पावर में नहीं चाहती, और इसीलिए बाइडेन सरकार ने अभी चल रहे पैलेस्टीन ऑक्यूपेशन को सपोर्ट नहीं किया, जिस पर क्लैरिफिकेशन देते हुए बाइडेन सरकार का यह कहना है कि इजराइल के इस एक्ट से यूएसए की इंटरनेशनल इमेज खराब हो रही है, क्योंकि इजराइल के बनने में यूएस का सबसे बड़ा हाथ है, और इसीलिए यूएसए और बाकी गल्फ कंट्रीज अब इजराइल को और ज्यादा पैलेस्टीनियन ऑक्यूपेशन नहीं करने देना चाहते। और बस यही वो बात है जो यूएसए और नेतान्याहू के बीच दरार बनाने का काम कर रही है। और फाइनली यूएसए ने नेतान्याहू को अपने पद से हटाने के लिए इजराइल में चल रहे क्वालिटी गवर्नमेंट मूवमेंट को डायरेक्टली फंडिंग किया, और इन सभी फंडिंग में प्रोमिनेंट रोल निभाया यूएसए सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन वन वॉइस ऑर्गेनाइजेशन ने। यूएसए ने इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत यंग लेफ्ट इजरायली एक्टिविस्ट को हायर किया जो एंटी गवर्नमेंट हो, और फिर इन सभी एक्टिविस्ट को गवर्नमेंट को गिराने के डेडलाइंस दे दिए। इस बात का प्रूफ आप इस लीक्ड मेल से देख सकते हो, जो वन वॉइस ऑर्गेनाइजेशन के चीफ मिस्टर जिन्सबर्ग को यूएस एम्बेसी के डिप्लोमैट मिस्टर रैटनी से आया है। इस मेल में जैसे आप देख सकते हो, क्लियरली ये बात हुई है कि नेतान्याहू कोएलिशन गवर्नमेंट यानी राइट विंग पार्टी को सत्ता से गिराकर पावर ऑपोजिशन पार्टी पर शिफ्ट कर दो। एंड माइंड यू, इस पूरे कॉन्स्पिरेसी को अंजाम देने के लिए अब तक दोनों के बीच 26 मीटिंग्स भी हो चुके हैं। बट यूएस और वन वॉइस के नेतान्याहू को गिराने के सारे प्लान्स नाकाम रहे, और इसीलिए अब जो बाइडेन नेतान्याहू को ओपनली क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उन्होंने तो ये आइडिया ऑफ इजराइल को ही रिजेक्ट कर दिया है, और ये क्लियरली कह दिया है कि ज्यूइश इजरायलीज वहां बॉर्न ही नहीं हुए, वो असल में आउटसाइडर्स है, यूरोप से आए हुए, और अरब्स वहां के ओरिजिनल सन्स ऑफ द सॉइल है। एंड एडिंग टू ऑल दिस, यूएस ने तो इजराइल को क्लियर ऑर्डर्स दिए हैं कि वो पैलेस्टीन के साथ सीज फायर कर ले और पीछे आ जाए, पर इजराइल की करंट गवर्नमेंट ने ऑफ कोर्स इसे मानने से मना कर दिया। इसी नैरेटिव से जस्ट कुछ हफ्ते पहले जब इजरायली डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट ने भी आवाज उठाई, तब उन्हें प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने और देश में अनरेस्ट फैलाने के एलिगेशंस पर फायर कर दिया गया था। ये देखकर प्रोटेस्ट और भी बढ़ने लगे, बट ये उनका पॉलिटिकल मूव था, क्योंकि इसके तुरंत बाद डिफेंस मिनिस्टर ने अपनी गलती मानते हुए माफी मांगकर फिर से अपनी पोस्ट ज्वाइन कर ली, और ज्वाइन करते ही उन्होंने देश पर फॉरेन पावर्स के खतरा होने की चेतावनी जाहिर की, जिसे टैकल करने के लिए गैलेंट ने यह कहा कि हमें सभी फ्रंट्स पर हाई टेंशन नजर आ रहा है, जिसमें देश को ईरानियन और हेजबुल्लाह के हमले से बचाने के लिए
हमें वॉर कंटिन्यू रखना होगा, क्योंकि अब रिसेंटली सीरिया की एक सर्वेलेंस बोट इजरायली कोस्ट पर नजर रखते हुए स्पॉट की गई, जिसका जवाब देने के लिए इजरायल ने सीरिया के होम अफेयर्स एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्डिंग ही गिरा दी। लेकिन ये अकेली कंट्री अब इजरायल के लिए थ्रेट नहीं बनी हुई है। सऊदी अरेबिया और उसका लॉन्ग टाइम राइवल ईरान ने तो सालों बाद पहली बार आकर एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत इजरायली फॉरेन मिनिस्टर याइर लैपिड का यह मानना है कि वो एग्रीमेंट इजरायल के ऑयल इकोनॉमी को क्रिपल करने के लिए बनाया गया है और ये सब यूएस और सऊदी अरेबिया के अलायंस के बिना पॉसिबल नहीं है। नाउ दिस प्रूव्स इट ऑल। इससे यूएस की हिपोक्रेसी क्लियरली समझ आती है कि यूएस किसी का सगा नहीं है, और इससे यह बात भी एकदम क्लियरली हाईलाइट हो जाती है कि कैसे एक कंट्री की गवर्नमेंट चेंज होते ही उसकी फॉरेन पॉलिसी चेंज होने लग जाती है। और इन द केस ऑफ यूएस जैसी पावरफुल कंट्री, इसके रिपल्स दुनिया भर में फील होते हैं और दूसरे कंट्रीज के गवर्नमेंट्स को भी इसके इफेक्ट्स भुगतने पड़ते हैं। बट सोचने वाली बात यह है ना फ्रेंड्स कि कैसे एक कंट्री अपने फायदे के लिए किसी दूसरे कंट्री के पॉलिटिकल सिचुएशन को डिस्टर्ब करके उसकी जगह पर एक पपेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करवाती है और उसे पावर में लाने की कोशिश करती है अपने एजेंडा को प्रमोट करने के लिए। यूएस प्रेसिडेंट के इस स्टेटमेंट से हम क्लियरली समझ सकते हैं इजरायल को सऊदी की कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफर मान लेनी चाहिए, जिसे मानने के बाद ही सऊदी इजरायल को रिकॉग्नाइज करेगा। अब नेचुरल क्वेश्चन ये आता है कि सऊदी के बिहाफ में यूएसए क्यों बात कर रहा है भाई? बट ऑन दी अदर हैंड इजरायल अपने स्टैंड पर बिल्कुल कायम है। वो अभी भी पैलेस्टीनियंस और हमास के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और उन्हें उनके ही तरीकों से जवाब देगा। बट ये इकलौता केस नहीं है जब यूएसए किसी कंट्री को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। अभी रिसेंटली यूएसए ने इंडिया के साथ भी किया था, जब उसने बड़े ही स्ट्रेटेजिकली इंडियन कंपनीज को टारगेट किया, जिससे इंडियन इकोनॉमी पर इस चीज का असर पड़े। और इसे मैंने काफी डिटेल में इस वीडियो में कवर किया है, जिसे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। आपको एक ऐसे डायनामिक, ऐसे पर्सपेक्टिव के बारे में मालूम पड़ेगा जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते थे। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गौरव ठाकुर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। गौरव जी ठाकुर आईडी है मेरा। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।